नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आज हम बात करेंगे थोड़ी राजनीति की और उसमें संघ की ओर से भाजपा को दिए गए एक संदेश की। कोई औपचारिक प्रेस रिलीज नहीं है, यहाँ पर कोई औपचारिक बयान नहीं है संघ की ओर से, लेकिन एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर। कहा जाता है कि वह संघ का मुखपत्र है अंग्रेजी में, और इस पत्रिका में संपादकीय में एक लेख लिखा गया। अभी नहीं, 2 सप्ताह पहले लिखा गया। 23 मई का वो संपादकीय है, जब कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आए थे। उसके बाद उस संपादकीय के छपने के 2 सप्ताह बाद कुछ विद्वानों को इल्हाम हुआ है कि उस संपादकीय में संघ ने भाजपा को एक संदेश दिया है। तो वो संदेश क्या है, ज़रा हम उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विद्वानों को संघ का यह संदेश 2 सप्ताह बाद क्यों समझ में आया है। पहले जरा देख लेते हैं कि अच्छा, ये संपादकीय जो है उसमें थोड़ा कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सही समय है, राइट टाइम है, जब वह स्थितियों का जायजा ले। अब एक बड़ा राज्य, एक पार्टी, सत्तारूढ़ दल अगर हारता है तो उसके बाद उसके साथ जुड़े लोग या उसके विरोधी या स्वतंत्र विश्लेषक सभी यही कहेंगे कि हाँ, आपके लिए यह थोड़ा स्थितियों को जायजा लेने का समय है। साथ में आगे कहा गया कि क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व और प्रभावी डिलीवरी के बिना प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व एक वैचारिक गोंद के रूप में पर्याप्त नहीं होगा। तो अब पूरे संपादकीय में ये जो हिस्सा है कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व एक वैचारिक गोंद के रूप में एज एन आइडियोलॉजिकल ग्लू पर्याप्त नहीं होगा, ये एक वाक्य जो है इन विद्वानों का उत्साह बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। उन्हें लगा मसाला मिल गया। मसाला मिल गया कि इसी बात पर हम थोड़ा सा एक बार फिर वो कहानी रचें कि संघ ने भाजपा को संदेश दिया है, संघ भाजपा से नाराज है, संघ मोदी से नाराज है, संघ और मोदी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। ये किस्सा, ये कहानियां जो हैं पिछले 10 साल से, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले से भी ये कहानियां चलती रही हैं कि संघ मोदी के साथ है कि नहीं है कि नहीं है। हर 1 साल बाद, हर 6 महीने बाद किसी न किसी एक घटना को या किसी न किसी एक टिप्पणी को या कहीं किसी बात को लेकर के ये किस्सा गढ़ा जाता है कि संघ भाजपा के साथ नहीं है, संघ मोदी के साथ नहीं है, संघ नाराज है, संघ ने संदेश दिया है, संघ ने इस बात पर मुंह फुला लिया है, संघ ने उस बात पर मुंह फुला लिया है। और ऐसा लगता है कि संघ जब भी ऐसा करता है तो वो इनको एक फैक्स भेज देता है कि देखो, हम इस बात पर मुंह फुला करके बैठे हुए हैं, हम इस बात पर नाराज हो गए हैं, हम इस बात पर इनसे छिटक गए हैं। इस बार ये फैक्स संदेश इन विद्वानों तक पहुंचने में शायद 2 हफ्ते लग गए, और इसीलिए 23 मई का संपादकीय जो है उसको पढ़ करके उससे एक नतीजा निकालने में और उस पर कहानियां गढ़ने में इन विद्वानों को अच्छा खासा इतना समय लग गया। खैर, ये संपादकीय है तो संपादकीय कोई एक लाइन का तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। वो सारी बातें आपके सामने हम यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं। यही जो लाइन थी कि क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व और प्रभावी डिलीवरी के बिना प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व एक वैचारिक गोंद के रूप में पर्याप्त नहीं होगा। भाजपा के लिए इसके सकारात्मक कारक, पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से हैं? आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप, यानी ये 2 चीजें जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा, लीडरशिप, और आइडियोलॉजी, विचारधारा, हिंदुत्व, ये वास्तविक संपत्ति हैं, रियल एसेट्स हैं। ये संघ का मुखपत्र कह रहा है। हालांकि संघ कई बार कह देता है कि नहीं, हमारा कोई मुखपत्र है नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजर को व्यावहारिक रूप में संघ के मुखपत्र के रूप में ही देखा जाता है, इसमें कोई संदेह है नहीं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर के इस संपादकीय में कहा गया है कि विचारधारा और नेतृत्व इसके सकारात्मक कारक हैं, वास्तविक संपत्ति हैं। इस लाइन पर विद्वानों का ध्यान नहीं गया, जो ये किस्सा गढ़ना चाहते हैं कि संघ और मोदी के बीच में दूरी बन गई है। सिर्फ इसमें यह कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए इसके ये दोनों सकारात्मक कारक तब काम करते हैं
जब राज्य स्तर का शासन काम करता है। यानी इस एक लाइन से स्पष्ट है कि संघ के मुखपत्र ने कर्नाटक की हार के लिए वास्तविक कारण क्या बताया है। उसने कहा है कि आपके पास आपकी दोनों संपत्तियां थीं, वास्तविक संपत्तियां थीं, आपके पास हिंदुत्व था, आपके पास एक प्रभावी नेतृत्व था, उस नेतृत्व का करिश्मा है, लेकिन आपके पास क्या चीज फेल कर गई? राज्य स्तर का शासन काम नहीं कर रहा था। ये इसकी बिटवीन द लाइंस कही गई बात है, लेकिन इस बात पर विद्वानों का ध्यान नहीं जाएगा। जाएगा भी तो वे इस पर मौन रहेंगे और कहेंगे क्या कि संघ ने प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे को नकार दिया है, हिंदुत्व एक वैचारिक गोंद के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये संघ शायद इसमें हताश हो रहा है कि नहीं अब हिंदुत्व से अलग हटने की जरूरत है। भाई साहब, ऐसे सपने देखने आप बंद कर दीजिए। 10 साल से 20 साल से आप इस तरह के सपने देखते रहे हैं। अटल जी के ज़माने से आप किस्से उठा करके ले आते हैं कि अच्छा तब उन्होंने कहा था कि नहीं हिंदुत्व से हटना चाहिए। बहरहाल इस संपादकीय को और आगे देखते हैं। इस संपादकीय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार भाजपा को विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। अब ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसको आप मतलब जिस तरह से चुनाव प्रचार चला और उसमें 40% वाले आरोप लगे और उन आरोपों का वास्तव में भाजपा वहां पर प्रभावी तरीके से जवाब नहीं दे पाई। इसमें यदि ऑर्गेनाइजर इस बात को स्वीकार करता है या हम आप ये बात कहते हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात है नहीं। जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आपको हर आरोप की काट ढूंढनी पड़ती है। इस आरोप की काट भाजपा वहां पर नहीं ढूंढ पाई, ये बात ऑर्गेनाइजर भी स्वीकार कर रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। सत्ताधारी दल ने राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों से मतदाताओं को जोड़ने की भरसक कोशिश की, जबकि कांग्रेस ने इसे स्थानीय स्तर पर बनाए रखने की कोशिश की। फिर वही कहानी आती है कि राज्य स्तर का शासन काम करता है या नहीं करता है। यानी भाजपा की यह कोशिश थी कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा, केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उनकी जो सफलताएं हैं, केंद्र सरकार के स्तर पर जिस तरह से विकास हो रहा है, उन सारी कहानियों को सामने रखा जाए। और कांग्रेस की पूरी कोशिश ये थी कि इस चुनाव को कर्नाटक का एक स्थानीय चुनाव बना करके रखा जाए। यह स्वाभाविक भी है, इसमें कोई दोनों की अपनी अपनी ये रणनीतियां थी और इसमें कांग्रेस की रणनीति ज़्यादा सफल रही, वो हमें चुनावी नतीजे बता रहे हैं। इसमें कहीं कोई मतलब ऐसी पहेली नहीं है जिसको कोई देख नहीं सकता और कुछ लोगों को ही खास करके समझ में आएगा। सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि हाँ, कर्नाटक में जो वहाँ स्थानीय मुद्दे थे, वहाँ राज्य सरकार का जो शासन है उस पर जो आरोप थे, और साथ में जो बातें इस संपादकीय में नहीं कही गई हैं ज़्यादा खुल करके, कि भाजपा की प्रांत स्तर पर, कर्नाटक के राज्य स्तर पर जो गुटबाजियां थी वो खुल करके अपना असर दिखा रही थी। उसके चलते भाजपा संगठित रूप में वहां नहीं लड़ पाई, जबकि कांग्रेस ने अपने मतभेदों को दूर करके एक तरह से एक एकीकृत चेहरा सामने रखा। ये बात हाईलाइट की गई है इस संपादकीय में। आगे ये कहा गया है कि जब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की भूमिका न्यूनतम होती है और स्थानीय स्तर पर चुनाव अभियान चलाया जाता है तो कांग्रेस को फायदा होता है। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजर के सारे संपादकीय जो हैं वो अंग्रेजी में हैं। ये सारी बातें जो है ऑर्गेनाइजर ने अंग्रेजी में कही हैं, मैं अनुवाद करके आपको सुना रहा हूँ। तो ये कहा गया है कि परिवार द्वारा संचालित पार्टी, कौन समझ ही गए होंगे आप, परिवार द्वारा संचालित पार्टी ने राज्य स्तर पर एक एकीकृत चेहरा पेश करने की कोशिश की और 2018 के चुनावों की तुलना में 5% अतिरिक्त वोट हासिल किए। तो स्वाभाविक रूप से मतलब कांग्रेस की रणनीति थी कि चुनाव जो है वो मुंबई के खिलाफ लड़ा जाए, न कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और इसमें उन्हें सफलता मिली। भाजपा ये कोशिश कर रही थी कि चुनाव को मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए, उसमें असफलता मिली। लेकिन क्या इसके चलते मोदी कर्नाटक का चुनाव हार गए? अब ये बड़ा एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हाँ या ना दोनों तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइजर का ये संपादकीय क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मोदी का करिश्मा, हिंदुत्व का वैचारिक गोंद, ये दोनों चीजें अपनी जगह पर थीं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं था? राज्य स्तर का शासन जो है वो काम नहीं कर रहा था।
इसलिए ये चुनाव हारे। तो निष्कर्ष ये है कि आपको ये दोनों चीजें रहते हुए, यानी मोदी का करिश्माई नेतृत्व रहते हुए और हिंदुत्व का वैचारिक गोंद रहते हुए भी आपको एक और चीज की जरूरत है चुनावों को जीतने के लिए, और वो है स्थानीय नेतृत्व पर असरदार नेतृत्व, स्थानीय स्तर पर एक असरदार नेतृत्व जिसकी लोगों के बीच अच्छी छवि हो, जिसकी जनता के बीच पैठ हो, जिसके कामकाज को जनता सराह रही हो। जहां भी ये चीज मिल जाती है वहां पर भाजपा को बड़ी बम्पर जीत मिल जाती है। जहां पर इस चीज में चूक जाते हैं वहां पर यदि दूसरा खेमा जो है, यदि विपक्ष जो है, यदि वो असरदार तरीके से लड़े, अपने चुनावी अभियान को बढ़िया तरीके से संचालित करे, तो फिर उसका पलड़ा भारी हो सकता है। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको ऑर्गेनाइजर के इस संपादकीय ने सामने रखा है, बहुत स्पष्ट तरीके से, खरे खरी तरीके से रखा है। लेकिन इसके चलते क्या यह संदेश निकाला जा सकता है कि संघ ने भाजपा को कोई संदेश दिया है? वो संदेश क्या है भैया? कि मोदी जी झोला उठा करके निकल जाइए? क्या कहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि संघ ने भाजपा को संदेश दिया है, और वो इसलिए कि संघ के पास मोदी जी तक बात पहुंचाने के लिए अब और कोई दूसरे साधन बच नहीं गए हैं, है ना? मतलब जब संघ प्रमुख को, मोहन भागवत जी को, मोदी जी को कोई संदेश पहुंचाना पड़ेगा, तो उसके लिए उनके पास यही एक चीज बच गई है, यही एक साधन बच गया है। बाकी तो और बाकी उनके बीच संवाद सूत्र बचे नहीं हैं। इसलिए संपादकीय के जरिए ही संघ अब मोदी सरकार को अपने संदेश पहुंचा रहा है। अगर विद्वानों की यह समझ है संघ और भाजपा के रिश्तों के बीच में, तो फिर क्या ही कहा जाए उनके लिए। खैर, वापस इस संपादकीय को थोड़ा और समझने की ओर बढ़ते हैं। जनता दल सेक्युलर ने अपनी चमक खो दी है और इसलिए नतीजों के बाद सौदेबाजी की ताकत भी। जनता दल सेक्युलर के बारे में, उसकी भूमिका जो रही कर्नाटक चुनाव में, उसके बारे में ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में सिर्फ इतना ही लिखा है। हालांकि यहाँ पर एक बात छूट गई, और वो ये कि जनता दल सेक्युलर ने कौन से वोट खोए और वो वोट कांग्रेस को क्यों जाकर के मिले। ऑर्गेनाइजर के जो वैचारिक उसकी पृष्ठभूमि है, उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि शायद उन्हें ये बात हाईलाइट करनी चाहिए थी, लेकिन वो बात रह गई। शायद शब्द सीमा की कोई बात रही होगी, उसका एक पक्ष रहा होगा। और आगे इस संपादकीय में कहा गया है कि हालांकि 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम निकालना एक साहसिक प्रस्ताव है। मतलब extrapolating the outcome in favor of Congress Party to the general elections 2024 is a daring proposition. मतलब ऐसा निष्कर्ष तुरंत नहीं निकाल लिया जाना चाहिए कि कर्नाटक में हार गए मतलब 2024 के जो चुनाव परिणाम होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में चले जाएंगे। ऐसा कहना जो है वो एक दुस्साहस ही होगा। लेकिन निश्चित रूप से आमतौर पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के लिए यह एक मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा है। तो ये बात ऑर्गेनाइजर कह रहा है, इसमें कोई मतलब चकित होने वाली बात नहीं है। मतलब ये बात, इन चुनाव परिणामों से कांग्रेस पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, ये बात कौन नहीं समझ सकता है। लेकिन इसके चलते अगर यह नतीजा निकाला जाए कि संघ ने भाजपा को, मोहन भागवत जी ने मोदी जी को एक संदेश दिया है। खैर, कुछ और बड़े सवाल इस संपादकीय में रखे गए हैं और उनकी तरफ इन विद्वानों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया है। और वो इसलिए नहीं गया है क्योंकि उसमें वो कहानी नहीं बनती है जो ये बनाना चाहते हैं। क्या इसने पूछा है? एक अहम सवाल यह भी है कि सेमीकंडक्टर कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्या होगा जो दीर्घकालिक तकनीकी आत्मनिर्भरता की कुंजी है। अब क्या कांग्रेस सरकार उतनी ही तत्परता के साथ कर्नाटक में इस परियोजना को आगे बढ़ाएगी? अगर नहीं तो दीर्घकालिक तकनीकी आत्मनिर्भरता की कुंजी, सेमीकंडक्टर कितना बड़ा उद्योग है सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में, और उसका कितना महत्व हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था को यहां से कई गुना बढ़ाने में, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मोदी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना है कि लोग सवाल उठाते हैं कि यह संभव भी है या नहीं है। लेकिन अगर संभव है तो उसे जल्दी करना, यदि मुश्किल है तो उसे आसान करना, क्या इसमें कर्नाटक की ये वर्तमान कांग्रेस सरकार सहयोगी बनेगी या अड़चने लगाएगी? इस तरह का एक उदाहरण हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, जब वहां भी मोदी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन परियोजना।
हमने देखा था महाविकास अघाड़ी की सरकार बनते ही कैसे तरह तरह के रोड़े अटकाए गए और फिर वो परियोजना जो है वो एक महाराष्ट्र वाले हिस्से में एक तरह से ठप सी पड़ गई थी। तो क्या वैसा ही कुछ एक बार फिर कांग्रेस सरकार कर्नाटक में भी करेगी? यह सवाल यहाँ पर पूछा गया है ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में। इस सवाल पर विद्वानों को विवेचना करने का आधा मिनट का भी समय नहीं मिला। फिर कर्नाटक जैसे सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र और विकसित क्षेत्र माने जाने वाले राज्य में जिस तरह जाति आधारित लामबंदी का खुलेआम इस्तेमाल और चर्चा की जाती है, और यह स्थिति जो है वो परेशान करने वाली है। अब किस तरह से कर्नाटक में, मतलब किसी भी विश्लेषण में अगर आपने सुना होगा तो लिंगायत वोक्कलिगा, लिंगायत वोक्कलिगा, इसके अलावा पूरे कर्नाटक चुनाव में और कोई विश्लेषण हुआ ही नहीं शायद। और अगर थोड़ा बहुत हुआ तो अच्छा, खड़गे जी दलित हैं तो क्या दलित वोट उधर चले जाएंगे? मतलब जाति के आधार पर और कोई विश्लेषण आप करते ही नहीं हैं पूरी राजनीति में। और राजनीतिक दल भी इसी तरह से समीकरण बिठाते हैं और जो मीडिया में चर्चा होती है वो भी इसी तरह से होती है। तो संघ का सवाल है कि क्या इस तरह की लामबंदी जाति आधारित होनी चाहिए? क्या इस तरह से खुलेआम इस्तेमाल जाति का राजनीति के लिए और उसका चर्चा करना, क्या यह परेशान करने वाली बात नहीं है? इस सवाल पर विद्वानों को एक मिनट भी बात करने का समय नहीं मिला कि अच्छा, ये स्थिति अगर है और हमें अच्छी नहीं लग रही है तो इससे निकलने का रास्ता क्या है। लेकिन ये जो विद्वान हैं उन्हें यह दिखता है कि भाजपा की ताकत क्या है? हिंदुत्व, यानी सारे हिंदू संगठित हों और राष्ट्रहित में सोचें। इस बात के विरोध में उनके पास काट क्या है कि जाति की चर्चाएं छेड़ो। कभी जाति आधारित जनगणना की सवाल उठाते हैं, कभी जिसकी जितनी संख्या भारी, इस तरह के नारे आते हैं। सब उन्हें एक ही चीज पता है कि अगर हिंदुत्व के उभार को रोकना है तो आपको जातिगत विभाजन को बढ़ावा देने वाली बातें करनी पड़ेंगी। यानी भाजपा को हराना है तो जाति वाले मुद्दे उठाने पड़ेंगे। इसमें कोई संकोच नहीं, इसमें कोई हिचक नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति रहेगी। आगे इस संपादकीय में जो एक बात कही गई कि वोट बटोरने में भाषाई और धार्मिक पहचान की भूमिका भी एकदम खुले तौर पर थी, लंबी अवधि के नतीजों पर विचार किए बिना। तो हम सबको पता है कि वहां पर बजरंगबली का मुद्दा जो है वो खूब उछला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में इस बात को खूब उछाला। लेकिन पहल कहां से हुई? किस पार्टी के घोषणा पत्र में पहली बार ये लिखा गया कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा? साथ में बैलेंस करने के लिए पीएफआई का नाम जोड़ दिया जो पहले से ही बैंड है। मतलब आपको पता था कि उस बात को, उसका नाम जोड़ने का कोई मतलब है नहीं। आपका नाम, आपका इरादा सीधे सीधे सिर्फ बजरंग दल का नाम लिखना था और इसके बहाने आपको एक राजनीति को उस ओर ले जाना था जहां पर आप को पता था कि हिंदू तो शायद उतने ध्रुवीकृत होंगे नहीं, लेकिन हाँ, एक दूसरा तबका है जो इकट्ठा होकर के हमारे पास आ जाएगा। और वैसा हुआ भी। जनता दल सेक्युलर के जो 5-6% वोट घट गए और इकट्ठा उतने वोट कांग्रेस के बढ़ गए, वो कौन से वोट थे? सब समझ सकते हैं। और उसका उद्देश्य यही था, उसी वोट बैंक को ये संदेश दिया गया था कि हम बजरंग दल पर बैन कर देंगे। अब सवाल ये भी है कि अच्छा, आपको सरकार में आए हुए इतना समय हो गया, बैन कर दिया आपने, नहीं किया, कब तक करेंगे? कितना समय लगेगा? 6 महीने, साल भर, या अगले चुनाव में फिर से अपने चुनाव घोषणा पत्र में यही नारा फिर से डालेंगे, यही प्रस्ताव फिर से डालेंगे कि हम बजरंग दल पर बैन करेंगे? चलिए वापस इस संपादकीय पर ही केंद्रित रहते हैं। क्षेत्रवाद और उपक्षेत्रवाद एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति रही है और कर्नाटक चुनाव ने एक बार फिर भाषाई पुनर्गठन के खतरों की याद दिला दी, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी। क्षेत्रवाद, उपक्षेत्रवाद, रीजनलिज्म एंड सब रीजनलिज्म। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी ने
एक भाषण में जिक्र किया, भाषण में नहीं, उनके नाम से जारी किए गए एक ट्वीट में जिक्र किया, सॉवरेंटी ऑफ कर्नाटक। ध्यान में है? और मैंने फेसबुक पर भी कई अपने टिप्पणियों में इसका सवाल पूछा था कि अच्छा, ये कर्नाटक कब से सॉवरेन हो गया, या कर्नाटक की सॉवरेंटी की रक्षा करने का दायित्व कांग्रेस ने कब से संभाला है। सॉवरेन शब्द का अर्थ लोगों को मालूम होगा, जो भी थोड़ा बहुत राजनीति की समझ रखते हैं। संप्रभु देश, अलग देश जिसकी अपनी राज्य सत्ता हो, राज्य सरकारें नहीं, जो एक अलग स्वतंत्र देश हो, जिसका अपना अलग झंडा हो, अलग संविधान हो। अलग झंडे की बात तो कांग्रेस पहले भी कर चुकी है कर्नाटक के संदर्भ में ही, अब सॉवरेंटी की बात कर ली है इन्होंने। ऑर्गेनाइजर का यह संपादकीय इसी क्षेत्रवाद और उप क्षेत्रवाद की ओर इशारे में सवाल करता है, और ये सवाल आज का नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ था, जब संविधान बन रहा था, राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में सवाल किए थे। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को माला पहना करके हर जगह टांग दिया गया। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने किस मुद्दे पर क्या बोला, किस मुद्दे पर वो पक्ष में थे, किस मुद्दे पर विरोध में थे, इन बातों को सब भूल गए। इतनी श्रद्धा रखते हैं आप डॉक्टर अंबेडकर पर, तो उनकी इस बात को याद रखते, उनकी इस चेतावनी को याद रखते। लेकिन नहीं, आज भी ऐसी ही नीतियां अपनाई जाती रही हैं जिनसे इस तरह के क्षेत्रवाद और उपक्षेत्रवाद को बढ़ाया जाए, और उसके जो दीर्घकालिक खतरे हैं उन पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। सिर्फ तात्कालिक रूप से राजनीति में हमें लाभ हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखी जाए। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, और कांग्रेस जो इस देश को आज़ादी दिलाने का दंभ भरती है, वो अगर ऐसा करे तो इस पर सिर्फ और सिर्फ अफसोस जाहिर किया जा सकता है। इसी संपादकीय में आगे भी इसी बात पर लिखा गया है कि जिस तरह से कुछ लोग वोटिंग पैटर्न पर उत्तर बनाम दक्षिण कार्ड खेलने के लिए तुरंत कूद पड़े हैं, वह एक और खतरनाक चाल है जिसे हमें देखना चाहिए और पता करना चाहिए। ऐसा हुआ या नहीं हुआ, उत्तर दक्षिण की बातें इस चुनाव में हुई या नहीं हुई, लेकिन जिन विद्वानों ने चर्चाएं की, मोदी ने क्या किया, संघ ने क्या किया, संघ ने मोदी को क्या संदेश दिया, इन सवालों पर भी तो आपको बातचीत करनी चाहिए। कब करेंगे? साथ में यह कहा गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत लोकतंत्र के खतरे में पड़ने की विपक्ष की कहानी को निश्चित रूप से खत्म कर देगी। हर रोज आपको वही रोना गाना सुनने को मिलता है कि देश में तानाशाही आ गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र खत्म हो गया और विरोधी दलों की सरकारें बनती जा रही हैं, कहीं पंजाब में, कहीं कर्नाटक में, लेकिन लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज ही केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान में वही रोना गाना गाया है, तानाशाही आ गई है जी, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है जी, जनतंत्र को बचाना है जी। जनतंत्र खत्म हो गया है तो आप पंजाब में सरकार कैसे चला रहे हैं? खैर, ये सारा जो मसला है ना, दरअसल इन्हीं बहसों में, इन्हीं विचार विमर्शों के बीच में आपको अक्सर एक सुनने को मिलेगा कि अच्छा, 20 साल पहले की भाजपा बड़ी अच्छी थी, 30 साल पहले की भाजपा बड़ी अच्छी थी, उस समय के संघ के लोग बड़े अच्छे हुआ करते थे। मतलब ये सारे लोग जो कहते हैं ना, वो दरअसल उनकी पुरानी वैचारिक प्रतिबद्धताएं हैं। जब वो पुराने समय की भाजपा, पुराने समय के संघ की बात करते हैं, तब ये अच्छा था, तब वो अच्छा था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब इनको लगता है कि उस समय के लोग बड़े अच्छे थे, तो उस समय क्या ये लोग इनके साथ खड़े होते थे, इनका साथ देते थे, इनके पक्ष में लिखते बोलते थे? नहीं। उस समय भी उनका रुझान, वैचारिक रुझान, इनके विरोध में ही रहता था। तब भी ये इनके विरोधी ही होते थे। अटल जी बड़े अच्छे थे, लेकिन मतलब उनके साथ तो आप नहीं खड़े होते थे, उनके लिए लिखते बोलते नहीं थे। उस समय भी आपका रुझान अलग ही होता था। वो आप चाहे कांग्रेस के खेमे में हो या समाजवाद के खेमे में हो, लेकिन
अच्छे लगने वाले अटल जी के साथ में तो आप लोग नहीं होते थे। तो आज अटल जी अच्छे क्यों लगते हैं आपको? सिर्फ इसलिए कि इस समय जो नेतृत्व है उसे आप बुरा कह सकें। दरअसल आप एक कंट्रास्ट पैदा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि पहले बड़ा अच्छा था, अब खराब हो गया। पहले बड़ा अच्छा था तो आप उनके साथ रहे होते ना, नहीं थे। दरअसल ये सारे लोग जो हैं, ये दशकों से भाजपा का, संघ का लगातार विरोध करते रहे हैं, लिखकर, बोलकर, जैसे भी थिंक टैंक के रूप में काम करके। और इन लोगों के विरोध के बीच में ही संघ और भाजपा आज जहां जिस भी मजबूती पर पहुंची है वहां पर है। और इन्हें ये स्थिति सहन नहीं हो रही है कि अच्छा, हम लोग तो इतने सालों से संघ भाजपा का विरोध करते रहे, लेकिन हमारे सारे विरोध के बावजूद ये लोग इतने आगे बढ़ते चले गए। तो इसलिए जब वो बताते हैं कि संघ में, भाजपा में पतन हुआ है और पहले के लोग बड़े अच्छे थे, तो ये क्यों आप उन लोगों के लिए रोते हैं जो जिनका आपने कभी साथ दिया नहीं? अगर किसी को कहना है कि संघ भाजपा के लोग खराब हो गए हैं, तो ये उनको कहने दीजिए जिन्होंने संघ भाजपा के लिए दरियां बिछाई हों, कभी उनके लिए साइकिल पर घूमे हों, उनके लिए चना चबेना खा करके प्रचार किया हो। आप उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं, उन्हीं लोगों को संघ भाजपा की आलोचना करने दीजिए कि ये लोग बड़े नीचे गिर गए। जब वो बड़े अच्छे थे उस समय भी आप इनके साथ नहीं थे, आज ये बड़े मजबूत हो गए हैं तब भी आप उनके साथ नहीं है। तो फिर आप एक विरोधी खेमे के थिंक टैंक के रूप में काम कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है, आपको बड़ा हितैषी बनने में कुछ मिलता नहीं है कि आप अटल जी के हितैषी हो गए, आप कुशाभाऊ ठाकरे के हितैषी हो गए, आपको बाला साहब देवरस बड़े अच्छे लगते थे लेकिन अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सारा कुछ जो आप पुराने समय के संघ भाजपा की प्रशंसा में आप जो कुछ कहते हैं, वह दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक यह विमर्श स्थापित करना होता है कि देखो ये लोग कितने खराब हो गए हैं, इनके पहले वाले बड़े अच्छे होते थे। और इसीलिए आपको एक लाइन मिली कि अच्छा, मोदी का करिश्मा पर्याप्त नहीं है, हिंदुत्व का वैचारिक गोंद पर्याप्त नहीं है, और आप लोगों ने चर्चाएं छेड़ दी। ये पुराना टूल किट है, आपका पुराना औजार है। और हमेशा जब भी आपको कोई बात मिलती है तो आप ये कहते हैं कि संघ भाजपा के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं। यही दूरियां गिनाते गिनाते आप लोगों ने कितने दशक निकाल दिए हैं, कितने चुनाव निकाल दिए हैं। आगे के चुनाव भी ऐसे ही निकल जाएंगे, और क्या कहें।